नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल पदार्थ, प्रकृति एवं उसके व्यवहार के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी विशेषताएँ देखेंगे, फिर पदार्थों का वर्गीकरण, फिर पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, अवस्था परिवर्तन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे तत्व क्या होते हैं, फिर देखेंगे यौगिक, मिश्रण के अंतर्गत हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण देखेंगे। उसके बाद हम इन सभी का तत्व, यौगिक और मिश्रण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिर हम आएंगे विलायक और विलेय क्या होते हैं, उसके बाद विलयन, निलंबन, कोलाइड, इन सब को देखेंगे, ब्राउनी गति देखेंगे, फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं महत्वपूर्ण यौगिक को देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम देखते हैं पदार्थ क्या होते हैं। तो जो वस्तुएं स्थान घेरती है और जिनमें द्रव्यमान होता है वे पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हवा, पानी, लकड़ी, भाप, इन सभी में द्रव्यमान होता है और ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, पदार्थ है। लेकिन जैसे ढोलक की आवाज़ हो गई, मुस्कान हो गया, प्रकाश, ये सभी क्या हैं, ना तो इनमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरती हैं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ से, द्रव्यमान से और स्थान घेरती हैं, इससे आप कौन सी वस्तुएं पदार्थ हैं और कौन सी नहीं हैं, इसका आप पता लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है, जो कि निरंतर गति करते रहते हैं और उनकी गति ताप बढ़ाने पर तेज हो जाती है। तो ये पदार्थ की विशेषताएं हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर उनकी गति तेज हो जाती है। दूसरी पदार्थ की विशेषता है आकर्षण बल, यानी पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, जो कि पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है, तो पदार्थों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है और वही डिसाइड करता है कि पदार्थ ठोस है कि द्रव है या गैस है। इसके बाद अगली विशेषता है पदार्थ की कि इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जो कि गैसों में सबसे ज़्यादा होता है और ठोस में सबसे कम होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो यहाँ पर ये माइंड मैप बना हुआ है, आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। जैसे पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो ये दो आधार पे करेंगे हम। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम अगर पदार्थ के प्रकार देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम पदार्थ के प्रकार देखें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। फिर मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंतर्गत विलयन आ जाता है, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत कोलाइड और निलंबन आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, इसको माइंड मैप की तरह अपने माइंड में बिछा लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस। ठोस का निश्चित आकार होता है और इसका एक आयतन भी होता है। ठीक है,
इसके कण पास पास होते हैं और उनमें कम गतिशीलता होती है। तो ये आप याद रखेंगे कि ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है, इसके कण पास पास होते हैं और इनमें गतिशीलता कम होती है। उदाहरण देखें तो जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सभी क्या है, ठोस हैं। अब हम देखते हैं द्रव को। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है लेकिन द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार इसका अनिश्चित होता है। इसमें कणों में मध्यम गतिशीलता होती है, ठीक है। जैसे ठोस में गतिशीलता कम होती है, द्रव में उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी मध्यम गतिशीलता होती है। उदाहरण देखें तो पानी एक द्रव है, दूध एक द्रव है। अब हम देखते हैं गैस को। गैस में आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो इस तरह से आप तुलनात्मक रूप से इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें कणों के मध्य उच्च गतिशीलता होती है, यानी गैस में उच्च गतिशीलता होती है कणों के मध्य। उदाहरण देखें तो हवा एक क्या है, गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक। इसके अलावा भी पदार्थ के कुछ अवस्थाएं और खोजी गई है, जिसमें है एक है प्लाज्मा अवस्था और एक है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको भी आप याद रखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अवस्था परिवर्तन। इसको हमने ताप वाले वीडियो में बहुत डिटेल से देखा है, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तापमान और दबाव के कारण, यानी ताप और दाब के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। इसमें पहला है गलन यानी मेल्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, पदार्थ जो है ठोस से द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ पानी में बदल जाता है। उसके बाद आता है क्वथन यानी बॉइलिंग। इसमें द्रव गैस में बदलता है, जैसे पानी भाप बन जाता है। तीसरा होता है अवस्था परिवर्तन ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसमें ठोस द्रव में ना बदल के सीधे सीधे गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोली हो गई, तो ये ठोस होती है लेकिन ये सीधे सीधे गैस में बदल जाती है। इसके बाद है संघनन। संघनन गैस से द्रव में बदलता है, जैसे भाप का पानी बनना, बादल का जल की बूंद बनना, ये सब संघनन है। उसके बाद आता है जमना या फ्रीजिंग। इसमें द्रव ठोस रूप में बदल जाता है, जैसे पानी का बर्फ में बदलना। तो ये बहुत आसान है, इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान गुप्त ऊष्मा अवशोषित या मुक्त होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है, तो गुप्त ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या मुक्त होती है। अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तत्व जो रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता, ठीक है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं और इसमें तत्व और यौगिक आते हैं। तो ये तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के प्रकार हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं तत्व क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं, तथा जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा
2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इनको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता रासायनिक विधियों के द्वारा। तो ये तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, आयरन एक तत्व है, कॉपर एक तत्व है। तो इस तरह से टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। इसको आप याद रखेंगे। फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सर्वप्रथम तत्व की आधुनिक परिभाषा को प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित किया। तो ये एक फैक्ट है जो कि सीजी बोर्ड के बुक में है, तो इसको आप याद रखेंगे कि तत्व की आधुनिक परिभाषा को प्रयोगों द्वारा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो लवाइजिए ने। इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं तत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। इसे रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व धातु, अधातु या उपधातु हो सकते हैं। ठीक, तो ये तत्व की विशेषताएं हो गई। अब हम इसके कुछ और तथ्य देख लेते हैं तत्व के। तो तत्व ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जा सकते हैं। अधिकांश जो तत्व है वो ठोस होते हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 118 है। इनमें 94 प्राकृतिक तत्व हैं, जबकि बाकी जो है वो मानव निर्मित तत्व हैं। तो ये सब पूछा जा सकता है कि कुल कितने तत्व होते हैं, प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं। तो इन तथ्यों को आप बिल्कुल याद कर लीजिए। पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो द्रव तत्व कौन होते हैं? ये आपको याद रख लेना है, पारा और ब्रोमीन। इसके अलावा गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी 300 डिग्री से कुछ अधिक तापमान पर द्रव में बदल जाते हैं। तो इसको आपको याद रख लेना है कि कमरे के ताप पर पारा और ब्रोमीन द्रव होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम 300 डिग्री से अधिक ताप होता है, तो ये भी द्रव में बदल जाते हैं। इसके अलावा 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस होते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कितने तत्व गैस होते हैं। तो 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस होते हैं। तो इस तरह से तत्व की एक एक बातें आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो इसको आप याद रखेंगे, कितने तत्व, या तो 2 या 2 से अधिक तत्व का निश्चित अनुपात होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी वो यौगिक कहलाएगा। उनका एक निश्चित अनुपात होगा और उनका रासायनिक संयोग होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि यौगिक क्या हैं। तो वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यौगिक के गुण उनमें उपस्थित तत्वों को गुणों से भिन्न होता है। ठीक है, तो यौगिक के गुण उसके तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जल एक क्या है? यौगिक है, क्योंकि यह 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात यानी 2:1 से बना होता है और रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जल क्या हो गया? एक यौगिक हो गया। तथा इस बने हुए पदार्थ के गुण इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से भिन्न होता है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनना चाहिए, उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए और उनका रासायनिक संयोग होना चाहिए। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में होने चाहिए। दूसरा है, यौगिक के गुण इसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं। तीसरी विशेषता है, इसके अवयवों को रासायनिक विधियों से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चौथी विशेषता है, यौगिक का निश्चित रासायनिक सूत्र होता है और यौगिक ठोस, द्रव या गैस
हो सकते हैं। तो ये विशेषताएं आपको याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये भौतिक मिश्रण होता है। ठीक है, जबकि यौगिक क्या था, वो रासायनिक था। जैसे उदाहरण देखें तो हवा एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिली रहती है, उनका भौतिक मिश्रण हुआ रहता है। नमक का घोल भी एक क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें नमक पानी में मिला रहता है। तीसरा है समुद्री जल में भी नमक और पानी तत्व होता है, जिनका भौतिक मिश्रण होता है। कोल्ड ड्रिंक में चीनी, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन सा तत्व होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में नमक होता है, चीनी होता है, पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, तो हमको याद रहना चाहिए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जब मिश्रण में अवयवी कण का विसरण समान रूप से हो, यानी अवयवी कण समान रूप से घुले हुए हों, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि नमक का पानी, तो नमक के पानी में नमक और पानी ये दोनों समान रूप से मिले हुए रहते हैं। आप कहीं से भी नमक का पानी का 1 चम्मच उठाएंगे तो वो वैसे ही लगेगा, हर जगह नमकीन ही लगेगा, क्योंकि उसमें नमक और पानी पूरी तरह से मिला हुआ रहता है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक समांगी मिश्रण है। दूसरा हवा भी क्या है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि ये भिन्न गैसों का मिश्रण है। तीसरा है चीनी का घोल, ये भी समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी बराबर मिले हुए रहते हैं, बराबर घुले हुए रहते हैं। इसी तरह से मिश्र धातु भी एक समांगी मिश्रण है, जैसे कि पीतल और स्टील। ठीक, तो समांगी मिश्रण क्या होता है ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या होता है, जब किसी मिश्रण में अवयवी कणों का वितरण असमान रूप से हो तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी अवयवी कण का वितरण कैसा हो, असमान रूप से हो, चीज़ें जो है समान रूप से मिली हुई ना हो, तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के विभिन्न भागों में अलग अलग गुण हो सकते हैं। जैसे समांगी मिश्रण के सभी भागों में गुण क्या थे, समान थे। जैसे चीनी का घोल, तो उसमें आप कहीं से भी उसके घोल को 1 चम्मच उठा के पी लीजिए, उसके जो गुण है वो आपको समान नज़र आएगा, उसका स्वाद जो है समान लगेगा। लेकिन विसमांगी मिश्रण में अलग अलग गुण हो सकते हैं अलग अलग भागों पर। इसे नग्न आँखों या सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। विसमांगी मिश्रण के घटकों को अलग अलग हम देख सकते हैं, जबकि समांगी मिश्रण के घटक को देख नहीं सकते। जैसे कि रेत और पानी का मिश्रण, तो इसमें हम रेत और पानी को साफ साफ अलग अलग देख सकते हैं। तेल और पानी का मिश्रण, तो ये आपस में कभी मिलती नहीं है, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे फल का सलाद, तो इसको भी हम अलग अलग देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फल के सलाद रहेंगे तो वो अलग अलग दिखेगा। मिट्टी भी एक क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है। अब हम देख लेते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण का तुलनात्मक अध्ययन। इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी परिभाषा। तो तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। और यौगिक क्या है, तो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है
और इनका एक निश्चित अनुपात होता है। जबकि मिश्रण ये भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ से बनता है, लेकिन इनका रासायनिक संयोजन न होकर भौतिक मिश्रण होता है और इनका अनुपात निश्चित नहीं हो सकता, ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। दूसरा देखना है इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसमें कई पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं संरचना। तो तत्व एक प्रकार के परमाणु से बनता है, यौगिक 2 या अधिक तत्वों के परमाणु के रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं और मिश्रण विभिन्न तत्वों या यौगिकों का भौतिक मिश्रण होता है और ये बिना रासायनिक बंधन के होते हैं। अब हम देखते हैं अलगाव, यानी तत्व को रासायनिक और भौतिक विधियों से और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इसको और पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते। जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों के द्वारा तत्वों में तोड़ा जा सकता है और मिश्रण को भौतिक विधियों जैसे कि छानना, आसवन, चुंबकीय पृथक्करण इसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो तत्व को हम तोड़ नहीं सकते, जबकि यौगिक और मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब हम इनके गुण धर्म देख लेते हैं। तो प्रत्येक तत्व का विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण होता है, ये आपको याद रखना है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होता है और मिश्रण के गुण उसके घटक पदार्थों के गुणों पर निर्भर करता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं हम उदाहरण। तो उदाहरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना ये सब तत्व हैं। जल क्या है? यौगिक है, क्योंकि ये 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोजन से बना है। इसी तरह से नमक और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यौगिक हैं। और हवा क्या है? मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, धूल के कण, जल वाष्प ये सब मिला हुआ है, जिनका निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो इसलिए हवा एक मिश्रण है। समुद्री जल भी क्या है? मिश्रण है। मिट्टी भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है। इनका अनुपात देख लेते हैं हम। तो तत्व का अनुपात नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, इसलिए इसमें अनुपात लागू ही नहीं होता है। और यौगिक इनका निश्चित अनुपात होता है, इसको आपको याद रखना है। और मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो तत्व में अनुपात हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है। यौगिक का निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण का निश्चित अनुपात नहीं होता। अब देखते हैं प्रकृति का उदाहरण। जैसे धातु, धातु हो सकता है तत्व, अधातु हो सकता है और उपधातु हो सकता है। यौगिक आयनिक और सहसंयोजक होते हैं और मिश्रण समांगी और विसमांगी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ऊर्जा परिवर्तन, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, किसमें? तत्व में। और यौगिक में रासायनिक बंधन बनने या टूटने में ऊर्जा परिवर्तन होता है और मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें आपको याद रखना है ऊर्जा परिवर्तन किस में होता है? यौगिक में होता है, जबकि मिश्रण में नहीं होता और तत्व में भी नहीं होता। इसके बाद आते हैं आवर्त सारणी में स्थान। तो सभी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से।
यौगिक का आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं होता और मिश्रण का भी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं होता। तो इस तरह से हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं विलायक क्या होते हैं। तो विलयन में जो घोलने वाला पदार्थ होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको हम विलेय कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, विलायक क्या है, घोलने वाला पदार्थ, और विलयन घुलने वाला पदार्थ। जैसे कि पानी में अगर हम नमक को घोलेंगे तो घोलने वाला क्या है, पानी है, तो पानी विलायक हो गया। और नमक क्या है, ये घुलने वाला चीज़ है, तो ये क्या हो गया, ये विलेय हो गया। ठीक है। और विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे विलायक और विलेय में। उदाहरण देख लेते हैं विलायक के उदाहरण, जैसे पानी, एल्कोहल, क्योंकि इसमें हम घोलते हैं तो ये घोलने वाले पदार्थ हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि जल सबसे अच्छा विलायक है। सबसे अच्छा विलायक क्या है, तो पानी। विलेय देख लेते हैं, चीनी, नमक जो कि घुलता है, तो ये क्या है, विलेय है। विलेय ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं विलयन। विलयन क्या होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यानी बराबर रूप से मिला हुआ रहता है। किसका किसका समांगी मिश्रण, विलायक और विलेय का। तो विलयन क्या होते हैं, विलायक और विलेय के समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे चीनी या नमक का पानी में घोल, तो एक विलयन है। हवा एक गैसों का मिश्रण है। मिश्र धातु जैसे पीतल हो गया, तो ये धातुओं का मिश्रण है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन एल्कोहल में आयोडीन का मिश्रण होता है। ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इसके गुण देख लेते हैं विलयन के। तो विलयन के सभी भागों में रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। इस बात को आप याद रखना है कि विलयन में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण उसके सभी भागों में समान होता है। इसमें स्थायित्व होता है। जैसे विलयन के कण समय के साथ नीचे नहीं बैठते और इसे छानने से घटकों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके घटकों को अलग नहीं किया जा सकता छानकर, और ये समय के साथ नीचे नहीं बैठते हैं विलयन में, यानी ये क्या होते हैं, विलयन स्थायी होता है। अब हम देखते हैं इसके कण का आकार। तो विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं। कितना छोटा होता है, आणविक या आयनिक स्तर जैसे कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा। जो इसे पारदर्शी बनाता है, विलयन कैसा होता है, पारदर्शी बनाता है। तो इसको आपको याद रखना है, विलयन के गुणों को, विलयन की परिभाषा को। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के 2 प्रकार से इसको हम देख सकते हैं, इसके प्रकारों को। पहला है अवस्था के आधार पर और दूसरा सांद्रता के आधार पर। अवस्था के आधार पर देखें तो ठोस में ठोस का मिश्रण होता है, ठीक है, जैसे मिश्र धातु। द्रव में ठोस का होता है, जैसे कि नमक का पानी। गैस में ठोस का होता है, हवा। और तरल में गैस का होता है, जैसे कि सोडा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुला होना। ठीक, तो उदाहरण देके पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का विलयन है, ठोस में ठोस है कि द्रव में ठोस है कि गैस में ठोस है कि तरल में ठोस है। तो इसको आप याद रख लेंगे। अब हम आते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता क्या होती है, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। पहला प्रकार है तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे कि अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डालें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा, क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा कम है। सांद्र विलयन, जिसमें
विलय की मात्रा बहुत अधिक है, तो ये हो जाएगा सांद्र विलयन, यानी थोड़ा गाढ़ा विलयन। जैसे हम पानी में अगर ज़्यादा नमक डालें तो वो क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ये सांद्र विलयन है। उसके बाद है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो, यानी वो विलयन जो है पूरी तरह से संतृप्त हो गया है, उसमें और हम घोल नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि ये पानी है, तो इसमें हमने इतना नमक घोल दिया है जितना कि उसमें घुलना चाहिए। अब हम उसमें और नमक डाल के घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो ये क्या है, संतृप्त विलयन है, क्योंकि उसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। अब और विलय डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें कम विलय घुला हुआ है, यानी उसमें अगर हम और विलय को डालें, जैसे कि इसमें अगर हम थोड़ा सा नमक डाले हैं, इसमें अगर हम और नमक डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विलयन असंतृप्त है, इसमें हम और विलय डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें कम विलय घुला हुआ हो, तो ये हो गया असंतृप्त विलयन। यहाँ पर उदाहरण जो है गलत छप गया है, चाशनी। चाशनी अति संतृप्त का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अति संतृप्त क्या होता है, तो जिसमें सामान्य से अधिक विलय घुल चुका है, जैसे कि चाशनी। तो चाशनी में हमने इतना शक्कर घोल दिया है, इतना चीनी घोल दिया है पानी में, कि अब अगर उसमें और हम चीनी डालेंगे या उसको गर्म करेंगे और उसको ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें अधिक विलय घोल दिया है। तो इस तरह से ये संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त हो गया। एक बार और इसको मैं समराइज कर देता हूँ। संतृप्त विलयन क्या होता है कि जिस विलयन में जितना विलय घुलना चाहिए था उतना घुल चुका है, अब उसमें और विलय डालेंगे तो नहीं घुलेगा, यानी अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। असंतृप्त विलयन क्या है, इसमें कम विलय घुला है, इसमें हम और विलय डालेंगे तो आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, और अति संतृप्त क्या है कि इसमें सामान्य से अधिक विलय घुल चुका है। अब अगर हम इसे गर्म करेंगे और ठंडा करेंगे तो ये क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा, जैसे कि चाशनी या शहद। तो ये हो गए संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक विषम जाति मिश्रण यानी विसमांगी मिश्रण है। विषम जाति से तात्पर्य है विसमांगी। तो ये एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलय विलायक में तैरते रहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलते। ठीक है, तो निलंबन क्या है, जिसमें विलय विलायक में तैरते रहते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते। जैसे विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो एक समांगी मिश्रण है। लेकिन निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, इसमें विलय और विलायक पूरी तरह से नहीं घुलते। समय के साथ ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं, यानी थोड़ा देर हम इस निलंबन विलयन को रख दें तो ये धीरे धीरे इसके जो विलेय है वो नीचे तल पर बैठ जाएगा। जैसे कि कीचड़, रेत और पानी, चाक का पाउडर और पानी और गंदला पानी और कुछ दवाई जैसे कि सिरप वगैरह रहता है वो, तो ये क्या है, निलंबन है। इसको हम थोड़ा देर रख दें तो नीचे में वो बैठ जाएगा। इसमें विलय और विलायक घुले तो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं घुले रहते। ठीक है,
तो ये हो गया निलंबन। इसके हम विशेषता देख लेते हैं। तो निलंबन क्या है? एक विसमांगी मिश्रण है। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण बड़े होते हैं, आमतौर पर 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। इसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी कण समय के साथ नीचे बैठ जाएगा, वो स्थायी रूप से घुला नहीं रहता है, नीचे बैठ जाएगा और जैसे ही उसको हिलाएंगे वो फिर से अस्थायी हो जाएगा, फिर से तैरने लगेगा। अगला गुण है पृथक्करण। निलंबन को छान कर अलग किया जा सकता है। ठीक है। निलंबन आमतौर पर अपारदर्शी या धुंधला होता है। तो निलंबन कैसा होता है? अपारदर्शी और धुंधला। तो इतनी सारी बातें आप निलंबन के संबंध में याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड के कण के आकार क्या होते हैं? मध्यम होते हैं, मध्यम आकार के कण होते हैं और इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये आप याद रखेंगे। जैसे दूध हो गया, कोहरा हो गया, ये क्या है? कोलाइड विलयन है। जो विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। कोलाइड क्या होता है? विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, इसे ही कोलाइड कहा जाता है। ठीक है। यानी विलयन में पूरी तरह से घुल जाता है, विलेय और विलायक, और निलंबन में विलेय जो है बड़े आकार में होते हैं, पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। लेकिन कोलाइड दोनों के बीच की अवस्था है, ना ही एकदम बड़े होंगे इसके कण और ना ही ये पूरी तरह से घुलेगा। ठीक है। जो हमको सामान्य आँखों से दिखेगा भी नहीं, लेकिन पूरी तरह से घुला भी नहीं रहता। तो ये विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, जिसे हम कोलाइड कहते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये इसकी एक विशेषता हो गई कि इसके कण इतने छोटे होते हैं कि इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन पूरी तरह से ये घुले भी नहीं रहते हैं। ये तली पर भी नहीं बैठते और न ही इन्हें छानकर अलग किया जा सकता है, किंतु इन्हें अपकेंद्री बल लगाकर अलग किया जा सकता है। जैसे दही को मथनी से बिलोकर मक्खन को अलग किया जाता है। तो ये क्या हो गए? कोलाइड हो गए। यानी ये इतने इसके कण बारीक होते हैं कि वो तली पर बैठेंगे भी नहीं और उनको छान के आप अलग भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपकेंद्री बल लगाकर अलग किया जा सकता है। अब देखते हैं अर्ध पारदर्शिता। यानी कोलाइड आमतौर पर पारदर्शी या हल्के धुंधले होते हैं, यानी ये अर्ध पारदर्शी होता है। फिर है प्रकाश प्रकीर्णन। कोलाइड में कण प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जिससे प्रकाश किरण दिखाई देती है, जैसे कि कोहरे में और हेडलाइट की रोशनी में क्या दिखता है? प्रकाश का प्रकीर्णन दिखता है। यह घोल में नहीं होता है, कोहरे में होता है। ठीक है, घोल में नहीं होता है। इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी इसके कण समय के साथ नीचे नहीं बैठते, वो स्थायी रहते हैं, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होते और लगातार ब्राउनी गति करते रहते हैं, यानी जिग जैग गति करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले खपरैल वाला घर में रहते थे, तो खपरे के पास एक छेद बना हुआ रहता, तो यहाँ से रोशनी आती थी। ठीक है, तो उस रोशनी में धूल के कण क्या होते हैं? इधर उधर तैरते रहते हैं, तो वही है ब्राउनी गति। ठीक है, और इसके कण जो है वो स्थायी रूप से नीचे नहीं बैठे रहते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं उसी में। ठीक है, तो इसी कहा गया है स्थायित्व, यानी वो नीचे नहीं बैठते। अब हम देखते हैं कोलाइड के प्रकार। कोलाइड के कितने प्रकार होते हैं? तो कोलाइड का एक प्रकार है सॉल। सॉल यानी सॉलिड इन
लिक्विड, लिक्विड में ठोस का घुलना, ये क्या है, सॉल कहलाएगा, जैसे कि पेंट और स्याही। जेल, जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी ठोस में लिक्विड का घुलना, ये जेल है। लिक्विड में ठोस का घुलना सॉल है और ठोस में लिक्विड का घुलना जेल है, जैसे जेली और पनीर। तो यही सब पूछा जाता है एग्जाम्पल देके कि ये किसका उदाहरण है, सॉल का है, जेल का है, इमल्सन का है। इमल्सन क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड का घोल, तो ये इमल्सन है। जैसे दूध क्या है, इमल्सन है, ठीक है। उसके बाद है फोम, फोम क्या होता है, तो फोम लिक्विड में गैस का मिश्रण है, जैसे कि झाग, व्हिप्ड क्रीम, तो ये क्या है, फोम है। एरोसॉल, इसके सबके उदाहरण आप याद रखिए, है ना, उदाहरण ही पूछेगा। एरोसॉल क्या होता है, ये गैस में लिक्विड या ठोस का मिश्रण है, जैसे कोहरा हो गया, धुआं हो गया, तो इसमें गैस में लिक्विड या ठोस मिला हुआ रहता है, तो इसको हम एरोसॉल कहते हैं। उसके बाद है ठोस फोम, ये सॉलिड में गैस का मिश्रण होता है, जैसे कि स्टायरोफोम, प्यूमिस स्टोन। तो ये आप याद रखेंगे इतनी सारी बातें। अब हम देख लेते हैं ब्राउनी गति क्या होता है। तो ब्राउनी गति क्या होता है, विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं, तो इसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि विलयन में विलय के कण अनियमित ढंग से गति करते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। और इसका अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था, तो इन्हीं के नाम पर रॉबर्ट ब्राउन, तो ब्राउन से ब्राउनी गति, तो ये आप याद रख लेंगे। अब हम इन तीनों विलयन, कोलाइड और निलंबन का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, इससे ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके प्रकार देखते हैं। तो विलयन एक सजातीय मिश्रण है, यानी समांगी मिश्रण है, जबकि कोलाइड और निलंबन ये विषम जातीय मिश्रण है, यानी विषमांगी मिश्रण है। कणों का आकार देखें तो विलियम के कण बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड के कण मध्यम होते हैं और निलंबन के कण बड़े होते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन की बात करें तो विलियन में प्रकाश प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं होता, कोलाइड में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और निलंबन में भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसके कण बड़े होते हैं, इसलिए इसमें अधिक स्पष्ट प्रकीर्णन दिखाई देता है। पारदर्शिता की बात करें तो विलयन पूरी तरह से पारदर्शी होता है, कोलाइड अर्ध पारदर्शी होता है, जबकि निलंबन अपारदर्शी होता है। इनके कणों के स्थायित्व की बात करें तो विलयन के कण स्थायी होते हैं, कोलाइड के कण भी स्थायी होते हैं, जबकि निलंबन के कण अस्थायी होते हैं। पृथक्करण की बात करें तो इसमें विलय को छान कर अलग नहीं किया जा सकता, कोलाइड में ये इसको भी छानने से अलग नहीं होगा, लेकिन आप केंद्रीय बल के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। निलंबन में इसको आसानी से छान के अलग कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो नमक या चीनी का पानी ये विलयन का उदाहरण है, हवा भी विलयन का है और मिश्र धातु भी विलयन के उदाहरण हैं। कोलाइड की बात करें तो दूध, कोहरा, जेली और पेंट ये कोलाइड के उदाहरण है। मिट्टी और पानी का मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण और कुछ दवाएं होती है जैसे सिरप आदि, तो ये निलंबन के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं द्रव्यमान का संरक्षण। तो ये क्या होता है द्रव्यमान का संरक्षण, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे हमने ऊर्जा वाले में पढ़ा था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो इसी तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण
नियम कहते हैं और इसे लवाइजिए ने प्रतिपादित किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने प्रतिपादित किया? लवाइजिए ने। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। तो याद रखना है इसके संबंध में कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। इसके समस्थानिक भी याद रख लेना है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। उसके बाद आता है ऑक्सीजन तत्व। तो ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत वायुमंडल में 21 है और इसका उपयोग श्वसन और दहन और ऑक्सीकरण में होता है, यानी आग जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन। इसके यौगिक O2 ऑक्सीजन है और O3 ओजोन है। अब हम देखते हैं कार्बन। तो कार्बन क्या है? तो जैविक यौगिकों का आधार है और कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है और दवाओं में होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और ये प्रोटीन का हिस्सा है। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है और विस्फोटक बनाने में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके यौगिक हैं NH3 और N2O। N2O को लाफिंग गैस भी कहा जाता है और NH3 अमोनिया है। अब देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन कीटाणुनाशक है और इसका उपयोग PVC निर्माण में किया जाता है। इसके यौगिक हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन। इसका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं सोडियम। तो सोडियम साधारण नमक का हिस्सा है। इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोहा Fe। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके यौगिक हैं Fe2O3, यानी ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जंग का निर्माण करता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। आगे है एल्यूमिनियम तत्व। ये हल्का होता है और संक्षारण प्रतिरोधी होता है, इसीलिए इसका उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन बनाने में और फाइल वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है और संक्षारण प्रतिरोधी होता है। इसके यौगिक हैं बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं कैल्शियम। तो हड्डी और दांतों के लिए मुख्य घटक है कैल्शियम, क्योंकि ये इनको मजबूती प्रदान करता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। इसके यौगिक हैं CaCO3 यानी चूना पत्थर और CaSO4 × 2 H2O यानी जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र आपको याद रख लेना है। ठीक है, पूछा जाता है जिप्सम का सूत्र, और कैल्शियम से ही जिप्सम बनता है। ठीक है, ये इसके यौगिक हैं, याद रख लेना है। अब आगे देखते हैं हम सिलिकॉन। तो सिलिकॉन पृथ्वी की परत का दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, ये आपको याद रख लेना है। सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है और सिलिकॉन चिप्स बनाया जाता है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके यौगिक हैं SiO2 यानी रेत, ये रेत का सूत्र है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब हम आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम और उनके सामान्य नाम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिए, है ना। पूछा जाता है कि सोरा किसे कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको लाल दवा कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को।
फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो चाक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आपको याद रख लेना है। यही सब प्रश्न में पूछा जाता है। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को नवसादर कहा जाता है, ये आप याद रख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड को नवसादर कहा जाता है। फिर आता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसके सूत्र भी याद रख लेना है। इसको हार्न सिल्वर कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है हार्न सिल्वर क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड है। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ ये जो 3-4 हैं इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ज़्यादातर ये तीनों ही प्रश्न पूछा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना है ना। सब में सोडियम सोडियम आएगा, कार्बोनेट आएगा, लेकिन बेकिंग सोडा में आपको याद रख लेना है ये क्या है, बेकिंग और बाई, ऐसे करके इसको आप कनेक्ट कर लेंगे, बेकिंग और बाई। तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 2 टाइम H2O। और कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और एक होता है कास्टिक पोटास, ये होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आता है चिली साल्ट पीटर, किसे कहते हैं? तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट। सूत्र याद रख लेना है NaNO3। और सुहागा को बोला जाता है बोरेक्स। सिंदूर को कहा जाता है लेड परऑक्साइड, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद लाफिंग गैस यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस है। इसके बाद याद रख लेना है जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। फिर है नीला थोथा, किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट नीला थोथा। नीला कशिश, इसी को कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। तो नीला थोथा या नीला कशिश किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। फिर आता है हरा कशिश, तो हरा कशिश होता है फेरस सल्फेट। यूरिया को कार्बामाइट कहा जाता है। उसके बाद आता है BHC एक कीटाणुनाशक होता है, BHC पाउडर होता है। BHC का फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और इसका रासायनिक नाम है गैमेक्सिन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखना है सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहा जाता है सिरका को। अब कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम, जैसे कि फ्रियान गैस किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है ना। तो आपको याद रखना है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियान गैस कहते हैं। उसके बाद है MIC, भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था, तो उसमें MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है साइनेट। कई बार इसके जगह साइनाइट देता है, ठीक है, तो साइनाइट आपको नहीं लगाना है, आपको साइनेट रहेगा उसको लगाना है। तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का, ये भी आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक को देख लेते हैं, जैसे कि एथिलीन एक कार्बनिक यौगिक है और ये पॉलीथीन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही मस्टर्ड गैस के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं एसीटिलीन। तो एसीटिलीन क्या होता है? तो ये कच्चे फल को पकाने के काम आता है और कपूर बनाने के काम में आता है। इसके बाद है एथिल एल्कोहल।
तो एथिल एल्कोहल का उपयोग मोटर और हवाई ईंधन के रूप में किया जाता है। पारदर्शक साबुन बनाने में एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है और इत्र बनाने में भी एथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल जहरीली शराब जो होती है उसमें मिथाइल एल्कोहल होता है, इसको आपको याद रख लेना है, जिसके कारण वो जहरीली हो जाती है। फिर है मिथाइल एल्कोहल से व्यक्ति अंधा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है पायरीन। तो पायरीन भी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद है नियोप्रीन। नियोप्रीन एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, यानी विद्युत रोधी पदार्थ के निर्माण में नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है और इसलिए खनिज तेल ले जाने वाले पाइप का निर्माण भी नियोप्रीन का बना होता है। अब आगे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रेक्सिन। तो रेक्सिन क्या है? यह एक कृत्रिम चमड़ा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। फिर है नियोप्रीन। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है। और मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का उपयोग सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये आ चुका है कि सेकंड वर्ल्ड वार में कौन सी गैस का उपयोग हुआ था, तो मस्टर्ड गैस। और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, यानी एलएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्लोरेटोन। पहाड़ी या समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आने को रोकने के लिए क्लोरेटोन का उपयोग किया जाता है। डीडीटी के फुल फॉर्म याद रख लेना है, डाइक्लोरो डाइलफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये इसके फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण यौगिक देख लेते हैं, जैसे कि जल। जल भी एक क्या है? यौगिक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से मिलके बना है। तो जल को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक या सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। उसके बाद है अमोनिया। सूत्र याद रख लेना है NH3। तो अमोनिया उर्वरक बनाने में, रेफ्रिजरेंट के रूप में और विस्फोटक निर्माण में इसका उपयोग होता है। अमोनिया के गुण ये तीखी गंध वाली होती है और क्षारीय होती है। साथ ही आपको याद रख लेना है, कई बार अमोनिया के संबंध में पूछा जाता है कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो अमोनिया गैस पाई जाती है। ठीक है, जो कई सालों से बंद पड़ा रहता है कुआं और उसके अंदर कई बार आदमी साफ करने के लिए उतरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, किसके कारण होती है? क्योंकि वहाँ अमोनिया गैस भरी रहती है। और पूछा जाता है दलदल क्षेत्र में कौन सी गैस पाई जाती है, तो अमोनिया गैस ही पाई जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कोयले की खदानों में या फिर पुराने गुफाओं में कौन सी गैस पाई जाती है, तो अमोनियम गैस पाई जाती है। जहाँ पर चीज़ें सड़ी गली रहती है वहाँ पर अमोनियम गैस पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। साथ ही शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। अग्निशामक जो होता है, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं। और आग जलाने में किसका उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जलती है। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये पाचन क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही उद्योग में सफाई के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग धातु शुद्धिकरण और रासायनिक संश्लेषण में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हम पढ़ चुके हैं, NaOH। ये क्या है? साबुन निर्माण में, कागज़ निर्माण में और डिटर्जेंट निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये प्रबल क्षार होता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये वॉशिंग सोडा होता है और कांच निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको याद रख लेना है। इसे रासायनिक उद्योगों का राजा कहा जाता है और इसका उपयोग बैटरी में होता है और उर्वरक निर्माण में होता है। फिर मीथेन, ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, अभी हमने पढ़ा। ईंधन और रसोई में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से भी आपको ध्यान में रख लेना है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कई बार पूछा जाता है। सूत्र भी याद रखना है, CaOCl2। फिर है ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, हरा थोथा फेरस सल्फेट FeSO4, सफ़ेद थोथा जिंक सल्फेट होता है ZnSO4। तो ये तीनों एक जगह इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ, नीला थोथा, हरा थोथा और सफ़ेद थोथा को। उसके बाद तेल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को तेल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। अब आगे देखना है फास्जीन, तो फास्जीन गैस क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड होता है COCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे मोस्ट IMP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रख लेना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 और 1/2 H2O। फिर है मार्स गैस, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, सूत्र है CH4। टेबल साल्ट यानी साधारण नमक, तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है, टेबल साल्ट कहते हैं इसको। म्यूरियाटिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूरियाटिक एसिड कहा जाता है HCl को। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अश्रु गैस याद रख लेना है, ये दोनों को एक जगह इसलिए लिखा गया है ताकि आप लाफिंग गैस और अश्रु गैस, आंसू गैस को याद रख लें। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड और अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रीन CaCl3NO2। तो सूत्र भी याद रखना है। फिर है जिप्सम, जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट, ये है CaSO4 और H2O। अब आगे देखते हैं सेलेक्ट लाइम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। फिर है फिनॉल, फिनॉल को क्या कहते हैं, तो कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म को आपको याद रख लेना है, ट्राइक्लोरो मीथेन को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। फिर है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट ये बॉक्साइट का अयस्क होता है। डोलोमाइट को कहा जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CaMgCO3 2 टाइम। फिर हैवी वाटर यानी भारी जल, तो भारी जल क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी कई बार पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2। तो याद रख लेना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और तत्वों को देख लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।